हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रत्यक्ष विधि से संबंधित, जिसमें हमने 2 क्लासों के अंदर प्रत्यक्ष विधि को पढ़ा। अब हम आज आगे की संपूर्ण शिक्षण विधियों की हमारी क्लास में बात करेंगे पर्यटन विधि की। और आपकी संपूर्ण शिक्षण विधियों में लगभग 17-18 शिक्षण विधियाँ हो चुकी हैं और 20 से 25 के आसपास शिक्षण विधियाँ और बची हैं। तो लगातार रूप से हम पढ़ते चले जाएंगे। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हमारी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी, यानी 40 से 45 शिक्षण विधियाँ हम पढ़ लेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पीछे की शिक्षण विधियाँ नहीं देखी, वो हमारे चैनल पर संपूर्ण शिक्षण विधियाँ नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे किसकी? पर्यटन विधि की बात करेंगे। और इस विधि में आज हम क्या पढ़ेंगे? इनके तथ्य पढ़ेंगे, इनके चरण पढ़ेंगे, इनके सोपान पढ़ेंगे और इनकी गुण उद्देश्य, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पर्यटन का आप नाम देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये विधि क्या करती हैं। एक विद्यार्थियों को पर्यटन के रूप में, यानी पर्यटन स्थल पर ले जा करके सारी समस्या का ज्ञान करवाती हैं। तो वह विधि कौन सी होती है? पर्यटन विधि। पहले दोस्तों इसके हम तथ्यों की बात करेंगे, यानी मुख्य तथ्यों की बात करेंगे। उसके बाद जब हम इनके चरण पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमें सोपान पढ़ेंगे पहले, तो इसमें हमें समझ आ जाएगा कि ये शिक्षण विधि किस प्रकार की है। तो हम बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम सुझाव, यानी पर्यटन विधि का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो पर्यटन विधि का सर्वप्रथम सुझाव दिया दोस्तों पेस्टालोजी ने। किसने दिया? पेस्टालोजी ने। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यटन विधि का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया, तो आपको बताना है पेस्टालोजी। आगे बात करें तो हर्बर्ट ने इसे 70 भ्रमण नाम दिया, यानी 70 भ्रमण नाम पर्यटन विधि को किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। यानी पूछ लिया जाए आपको कि पर्यटन विधि को 70 भ्रमण नाम किसने दिया, तो हर्बर्ट ने दिया। दोस्तों, दो विद्वान हुए थे, मनोवैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने क्या कहा? एडलर डेल व रैनी द्वारा इस विधि को मनोवैज्ञानिक रूप दिया। यानी 2 मनोवैज्ञानिक हुए थे, 2 विद्वान हुए थे, एडलर डेल। कौन हुआ? एक डेल और एक आपका रैनी। इन दोनों ने क्या किया? इस विधि को कौन सा रूप दिया? मनोवैज्ञानिक रूप दिया। आपको पूछ लिया जाता है कि पर्यटन विधि को मनोवैज्ञानिक रूप किसने दिया, तो एडलर डेल और रैनी आपको बताना है। एडलर डेल ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है ऑडियो विजुअल मेथड। क्या है? ऑडियो विजुअल मेथड है। और इस ऑडियो विजुअल मेथड में एडलर डेल ने क्या किया? 70 भ्रमण, यानी 70 भ्रमण की बात करें तो इस पर्यटन विधि को लोकप्रिय बनाया। यानी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 70 भ्रमण को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? एडलर डेल ने किया। और किस पुस्तक में किया? तो ऑडियो विजुअल मेथड में किया। किस में किया? ऑडियो विजुअल मेथड में किया। तो ये दोस्तों बातें थी इसके तथ्यों की, यानी इनके मुख्य तथ्य थे, इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे पर्यटन विधि के चरण कह दो, चाहे आप इनके सोपान कह दो, इनकी बात करेंगे। तो पर्यटन विधि में सर्वप्रथम क्या होता है? समस्या अथवा प्रकरण का चयन किया जाता है। समस्या अथवा प्रकरण की बात करें तो दोस्तों आप एक उदाहरण ले लीजिए। आपके सामने समस्या है कि हम जैसलमेर के बारे में किस प्रकार पढ़ें। किसके बारे में? जैसलमेर के बारे में किस प्रकार समझे कि जैसलमेर में सम के टीले हैं, जैसलमेर का दुर्ग किस प्रकार का है, वहाँ हवेलियाँ किस प्रकार की हैं। यह समस्या है हमारे सामने। क्या है? ये हमारे सामने समस्या है समझने के लिए। तो आपकी समस्या सबसे पहले क्या होनी चाहिए? समस्या और प्रकरण का आपको चयन करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसलमेर से संबंधित सारी रूपरेखा बनाएंगे। तो आगे क्या करेंगे? समस्या से संबंधित पर्यटन स्थल का चयन। अब आप समस्या क्या है जैसलमेर के बारे में जानने की, कि जैसलमेर के हम ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में किस प्रकार जाने, ये तो आपकी समस्या है, यानी आपने समस्या का चयन कर लिया। अब आपको क्या करना? समस्या से संबंधित पर्यटन स्थल का चयन करना। तो अब आपको करना है कि जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां हैं, कौन सा दुर्ग है और
सम स्थान है आपका वो कहाँ है, हमें कहाँ जाना, इस चीज़ों का आपको क्या करना है, चयन करना, यानी पर्यटन स्थलों का आपका चयन करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, समस्या का संगठन करना, यानी रूपरेखा निर्माण करना, या फिर आप क्या कह सकते हैं, रूपरेखा निर्माण। अब आपने क्या किया, जैसलमेर से संबंधित समस्या थी, उसमें आपने पर्यटन स्थलों को भी किया गया, चयन कर लिया। अब आपको क्या करना है, रूपरेखा निर्माण। अब आपको ये तय करना कि हमें पहले कहाँ जाना है, पहले हमें रामदेवरा जाना है, और इस प्रकार आप तय करेंगे कि पहले हमें रामदेवरा जाना है, फिर हमें दुर्ग देखना है, फिर हमें हवेलियाँ देखनी है, और फिर सम जाना है, और फिर तेनोट जाना है। इस प्रकार की रूपरेखा आप बनाएंगे किस चरण में, तीसरे चरण में। उसके बाद क्या करेंगे, पर्यटन को क्रियान्वयन करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने रूपरेखा बनाई उसके अनुसार आप पर्यटन स्थलों पर जाएंगे, यानी जो आपने रूपरेखा बनाई उसका क्या क्या क्रियान्वयन किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्रियान्वयन कर लिया आपने, यानी सारी जगह आप घूम गए, सब जगहों को देखा और सब हर एक चीज़ को समझने का प्रयास किया। यानी दुर्ग में गए तो दुर्ग के इतिहास के बारे में आपने जाना, हवेलियों में गए तो हवेलियों के बारे में आपने जाना। अब क्या किया जाएगा, अंतिम चरण में पर्यटन का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन की दोस्तों बात करें, और मूल्यांकन करना, उसके बाद निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन निर्माण करना। क्या करना, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन निर्माण। सबसे पहले मूल्यांकन की बात करें तो दोस्तों आप सब जगह घूम फिर के आ गई। अब आपने क्या किया, पर्यटन का मूल्यांकन किया, यानी अध्यापक ने क्या किया कि विद्यार्थियों को यह समझने का प्रयास किया कि विद्यार्थी जिन उद्देश्य के माध्यम से, यानी जिस समस्या को लेकर के जैसलमेर की पर्यटन के लिए गए जैसलमेर, तो उस उद्देश्य को पूरा किया या नहीं किया। यानी अब विद्यार्थियों को जैसलमेर के भौगोलिक क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पता चला या नहीं चला, इन चीज़ों के बारे में मूल्यांकन कौन करेगा, अध्यापक करेगा लास्ट में। और साथ ही साथ क्या निष्कर्ष निकालता चलेगा कि हाँ ये बात इस प्रकार समझ में आई, और एक प्रतिवेदन निर्माण करेगा। यानी सारी जो यात्रा की है, जो आपने सारा का सारा पर्यटन किया जैसलमेर से संबंधित, उन सारी यात्रा का क्या करेगा, प्रतिवेदन निर्माण करेगा, यानी एक रिपोर्ट बनेगा। क्या बनेगा, अध्यापक एक रिपोर्ट बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका पर्यटन विधि के चरण है, यानी इस प्रकार पर्यटन विधि की प्रक्रिया है, यानी कैसे पर्यटन विधि आगे चलती। तो दोस्तों हमने एक जैसलमेर के उदाहरण के माध्यम से इस विधि को समझा है। अब हम आगे बात करेंगे इस विधि के उद्देश्यों के बारे में दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सरल विधि है, इसके अंदर कोई आपको ज़्यादा कंफ्यूज वाली नहीं है। आप भी कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं और वहाँ हर एक चीज़ को समझते हैं, तो इन चीज़ों को आपका समझना क्या है, पर्यटन विधि है। उद्देश्य, यानी इस विधि के उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों की दोस्तों बात करें इस विधि की तो इसका उद्देश्य है बालकों को विषय वस्तु का आत्मीकरण करवाना। यानी दोस्तों इस विधि का उद्देश्य क्या है, तो इस विधि का उद्देश्य है बालकों को विषय वस्तु का, यानी विषय वस्तु का आत्मीकरण कराना। यानी जिस विषय वस्तु, जिस समस्या से संबंधित बालक पर्यटन पर जाते हैं, उस समस्या के क्या करना, आत्मीकरण का मतलब है उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। आगे हम बात करें तो बालकों में सामाजिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक रुचियों का विकास करना। यानी दोस्तों इस विधि में क्या होता है, बालकों में सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रुचियों का विकास होता है। यानी जब आप पर्यटन पर जाएंगे तो वहाँ से जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ लोगों से मिलेंगे,
तो वो लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों की भाषा के बारे में जानेंगे, तो आपका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। यानी सामाजिक विकास के अंदर आपकी रुचि पैदा होगी। ऐतिहासिक, आप मंदिर में जाएंगे, दुर्ग में जाएंगे पर्यटन के लिए, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, ऐतिहासिक रुचि होगी। यानी ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ों के बारे में जानने की क्या होगी, रुचि होगी। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो आप सब में गए, जैसलमेर में गए, वहाँ पर टीलों को देखा, तो उन टीलों के बारे में जानने की आपकी क्या हुई, रुचि हुई। यानी सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक रुचियों का विकास होता है किस विधि में, पर्यटन विधि में होता है। और आगे उद्देश्यों की बात करें तो बालकों में मनोवृत्ति का निर्माण होता है। मनोवृत्ति का निर्माण होता है, यानी बालकों में क्या होता है, मनोवृत्ति का निर्माण होता है। मनोवृत्ति की बात करें दोस्तों तो इसे क्या कहा जा सकता है, अभिवृत्ति भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों मनोवृत्ति की यानी मानसिक कल्पना करने की, यानी यहाँ पर विद्यार्थियों में क्या होती है, कल्पना करने की शक्ति का निर्माण होता है। बालक नई नई चीज़ों को सोचने का प्रयत्न करते हैं, बालकों के अंदर अभिवृत्ति पैदा होती है। तो किस विधि में होती है दोस्तों, पर्यटन विधि में होती है। तो यह बात हमने किसकी की, पर्यटन विधि के उद्देश्यों की। आगे हम उद्देश्यों को देखते हैं। तो उद्देश्य है पर्यटन विधि वह क्रियात्मक, पर्यटन विधि वह क्रियात्मक प्रक्रिया है, वह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें बालकों को निरीक्षण तथा सहसंबंध विधि से अधिगम हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है, पर्यटन विधि में क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक प्रक्रिया की बात करें तो बालक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। यानी हर एक काम क्या होता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें बालकों को निरीक्षण, यानी बालक क्या करते हैं, स्वयं हर एक चीज को देखते हैं। अब आप दुर्ग में गए तो दुर्ग के अंदर जो ऐतिहासिक चीजें थी उनका निरीक्षण किन्होंने किया, बालकों ने किया, और सहज संबंध विधि से अधिगम हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करवा रहे हैं उससे के साथ क्या करें, संबंध जोड़ करके विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सीखने हेतु विद्यार्थी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, निरीक्षण और सह संबंध की क्षमता का विकास होता है। आगे हम बात करें तो आपका क्या है, प्रत्यक्ष अनुभवों को ग्रहण करना। यानी इस विधि का उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष अनुभवों को ग्रहण करना। यानी किसी भी विषय वस्तु को क्या करना, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख करके, यानी आंखों के सामने देख करके क्या करना, उनको ग्रहण करना, उनको समझना ही इस विधि का क्या है, उद्देश्य। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी विद्यार्थी स्वयं देख करके क्या करते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं। आगे हम बात करें तो इस विधि से क्या होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों स्थायी ज्ञान की बात करें तो जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, यानी आप जिस विषय वस्तु को एक बार आप जाकर के किसी दुर्ग के अंदर कोई भी प्रकार की ऐतिहासिक चीज देख लीजिए, उसके बाद क्या होंगे,
आप उस गुरु की संपूर्ण जानकारी के बारे में कभी नहीं भूलेंगे, तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आगे हम बात करें इस विधि के बारे में, तो इसमें क्या होता है, शिक्षण को सरल व रोचक व प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। यानी इस विधि का उद्देश्य क्या है, शिक्षण को सरल बनाना, शिक्षण को रोचक बनाना और शिक्षण को प्रभावी बना करके विद्यार्थियों को सिखाना है, इस विधि का क्या है, उद्देश्य है। तो ये बात थी दोस्तों इनके उद्देश्यों की। आगे हम और बात करते हैं इनके उद्देश्यों की। आगे हम बात करते हैं इनके गुणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, इनके आप गुण लिख लीजिए। उद्देश्य हमने लिख लिए, अब आप क्या लिखिए, गुण लिखिए। तो गुण क्या है, गुण है ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक, ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक है तथा वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि, यानी ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक है। यह विधि क्या है, ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक है। ज्ञानेंद्रियों की बात करें दोस्तों, तो आंखों से जिस विषय वस्तु को देखा जाता है वह विकास किसका होता है, ज्ञानेंद्रियों का होता है। हर एक चीज को वहां जाकर के विद्यार्थी क्या करते हैं, सुनते भी हैं और आंखों से देखते भी हैं, तो विकास किसका होता है, ज्ञानेंद्रियों की। और वस्तु को प्रत्यक्ष देख करके वस्तु का क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी यहाँ विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु रटने का काम नहीं करते हैं, कंठस्थीकरण का काम नहीं करते हैं, एक व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। यानी हर एक चीज को देख करके क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। आगे हम बात करें इसमें, तो ये विधि क्या है, बाल केंद्रित है। दोस्तों बाल केंद्रित विधि ये होने की है क्योंकि बाल केंद्रित विधि, क्योंकि ये विधि क्या करती है, हर एक कार्य बालक को स्वयं करना होता है। स्वयं किस प्रकार करना होता है कि बालक क्या करते हैं, स्वयं हर एक विषय को देख करके क्या करते हैं, समझते हैं। आप किले के बारे में जानकारी किससे प्राप्त की, कोई आपको अध्यापक ने नहीं बताई, आपने किले को देख करके जानकारी प्राप्त की, तो वहां पर आप क्या है, क्रियाशील हैं, तो बालक केंद्रित विधि है। अब आगे हम बात करें, इसमें मानसिक कौशल का विकास होता है। मानसिक कौशल का विकास, तो मानसिक कौशल के विकास की दोस्तों बात करें तो इस विधि में क्या होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि हम हर एक चीज के बारे में सोचेंगे। अब आप जैसलमेर गए, वहां बिना चुने के जो पत्थर रखे हुए हैं इस प्रकार, तो आपने सोचा, तर्क किया, चिंतन किया, किस प्रकार इन पत्थरों को यहाँ लाए, किस प्रकार रख करके इस किले की चुनाई की, तो वहां आपका विकास कौन सा हुआ, मानसिक विकास से हुआ। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण विधियों में इसके गुणों की। तो ये क्या विधि है, प्रकृतिवादी विधि है। प्रकृतिवादी शिक्षा को बढ़ावा देती है। किसको देती है, प्रकृतिवादी शिक्षा को बढ़ावा। तो दोस्तों प्रकृतिवादी शिक्षा की बात करें तो आप कहीं जाएंगे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, पहाड़ों में जाएंगे या किसी भौगोलिक क्षेत्र को देखने के लिए जाएंगे, तो वहाँ क्या होगी, प्रकृतिवादी शिक्षा आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये बात थी इसके गुणों की। आगे इसके गुणों की और बात करते हैं। तो और गुणों में हम देखते हैं इस विधि में क्या होता है, बालकों में सामाजिकरण
नेतृत्व क्षमता उत्तरदायित्व की नेतृत्व क्षमता उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यानी किसका विकास होता है? बालकों में सामाजिकरण। सामाजिकरण की दोस्तों बात करें तो बालक क्या होंगे, समय में रह करके क्या करेंगे, पर्यटन करेंगे, घूमे फिरेंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे, तो वहाँ क्या इसका विकास होगा, सामाजिकरण का। नेतृत्व क्षमता यानी हर एक बालक स्वयं हर एक विषय वस्तु को जानेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। उत्तरदायित्व की भावना, वे बालक ये समझ जाएंगे कि हमारे क्या उत्तरदायित्व है, हमारे किस प्रकार हम कार्य करें, इन चीज़ों के बारे में जानकारी इस पर्यटन विधि से बालकों को मिलेगी और इससे बालकों में क्या होगा, आत्मविश्वास का विकास होगा। आगे बात करें तो बाहरी वातावरण में सोच का दायरा बढ़ता है, जिससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता। यानी दोस्तों इस विधि में क्या होता है, बाहरी वातावरण में सोच का दायरा बढ़ता है। यानी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमे फिरेंगे तो वह उसकी सोच क्या होगी। पर एक आप सोचिए, एक विद्यार्थी है जो अपने जिले से बाहर नहीं गया तो उनका सोच का दायरा कितना होगा, सिर्फ जिले तक होगा। और एक विद्यार्थी जो बाहर के राज्यों में घूम के आया, यानी राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, इन सब के बारे में घूम के आया तो उनका सोच का दायरा कहाँ तक होगा, इन सब राज्यों के। यानी गुजरात में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कर्नाटक में इस प्रकार का पहनावा, इन सब के बारे में जानकारी होगी। लेकिन एक जिले के अंदर रहने वाले, जिले के अंदर घूमने फिरने वाले विद्यार्थी को इतना ही पता होगा कि हमारे जिले में ऐसी पोशाक है तो बाहर भी ऐसी हो सकती है। उनको उस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, यानी उनका बाहरी सोच का दायरा कम होता है। और जो पर्यटन विधि से पढ़े, पर्यटन विधि से घूम कर पढ़े, उनका सोच का दायरा बढ़ता है। और जिससे उसमें क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन, यानी अब वो चिंतन करेगा, राजस्थान का पहनावा ऐसा है, कर्नाटक का पहनावा ऐसा है, इस प्रकार का आलोचनात्मक चिंतन वो करेगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। तो दोस्तों ये गुणों की हमने बात की, इस विधि की जो मुख्य इस विधि के गुण हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कमियों की। किसकी बात करेंगे, इस विधि की कमी, यानी इस विधि की कमियां क्या हैं। कमी क्या है, ये विधि अधिक खर्चीली है। क्या है, अधिक खर्चीली। अब अधिक खर्चीली की बात करें दोस्तों, आपको पर्यटन पर घूमने जाना है, बस की व्यवस्था करनी या किसी अन्य साधन की व्यवस्था करनी, खाने पीने की व्यवस्था करनी, रहने की व्यवस्था करनी, तो इनके लिए आपको खर्चा भी अधिक होता है। यानी विधि क्या है, खर्चीली विधि है। उचित नियोजन का अभाव, यानी इस विधि के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नियोजन होना। इस विधि का उचित नियोजन होना चाहिए, यानी किन पर्यटन स्थलों पर हमें जाना है, किन रास्तों से जाना है, कहाँ पर खतरा हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना इस विधि की सबसे बड़ी कमी है। यानी इनकी जानकारी नहीं होगी तो उचित नियोजन का अभाव होगा, यानी इनकी जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दुर्घटना का भय रहता है दोस्तों, दुर्घटना का भय, क्योंकि हम किसी भी साधन के माध्यम से पर्यटन पर जाते हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना होने का संभावना रहती है, तो इस विधि में दुर्घटना का भय होता है। और एक महत्वपूर्ण दोस्तों बात है जो कई बार पूछ ली जाती है कि पर्यटन विधि का दोष क्या है, अधिगम के स्थान पर
मनोरंजन की प्रवृत्ति, मनोरंजन की दोस्तों अधिगम के स्थान पर यानी सीखने के स्थान पर मनोरंजन की प्रवृत्ति होती है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको उस समस्या से बारे में कोई मतलब नहीं, बिना फालतू के वे क्या करते हैं, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों कई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि हम जैसलमेर चले, हाँ बिल्कुल मनोरंजन करेंगे, 2-4 दिन घूम के आएंगे, सीखना तो हमें कुछ नहीं है, तो वो क्या जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के कारण इस विधि की कमी क्या है, अधिगम के स्थान पर मनोरंजन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इस विधि के अंदर। और यहाँ पर एक बात है, शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में बाधा। दोस्तों यहाँ पर बात होती है शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की। तो हमने बात की कि मनोरंजन वाले विद्यार्थी होते हैं, ये विद्यार्थी इस शैक्षिक लक्ष्य के अंदर और उद्देश्यों के अंदर बाधा बन जाते हैं, क्योंकि हमने भ्रमण किस लिए किया, हमने पर्यटन किस लिए किया, इन शिक्षा को लेने के लिए क्या, यानी उस विषय वस्तु की जानकारी लेने के लिए क्या। लेकिन कुछ विद्यार्थी मनोरंजन करके आ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य में हमारी क्या आ गई, बाधा आ गई। तो दोस्तों ये कमियों की बात की, किसकी, हमने पर्यटन विधि की कमियां देखी। अब हम देखते हैं पर्यटन विधि के सिद्धांत क्या है। पर्यटन विधि के सिद्धांत, पर्यटन विधि के सिद्धांतों की दोस्तों बात करें तो पहला सिद्धांत है इसका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत की दोस्तों बात करें तो आपको क्या करना है, इसमें होता है पर्यटन स्थल का चयन करना होता है। आगे बात करें तो नियोजन का सिद्धांत, नियोजन की सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों नियोजन के सिद्धांत में क्या होता है, हर एक विषय वस्तु को आपका नियोजन करना होता है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ पर जाना है, इन चीज़ों के लिए, यानी इसमें काम कौन सा करता है, नियोजन का सिद्धांत करता है। एक बात होती है इसमें सामाजिकरण का सिद्धांत भी इसमें आता है, किस में आता है, सामाजिकरण का सिद्धांत भी इस विधि में आता है। यानी विद्यार्थी साथ रह करके सीखेंगे तो वह सिद्धांत कौन सा होगा, सामाजिकरण का सिद्धांत होगा। एक क्या होगा आपका सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है इस विधि की, प्रत्यक्ष अनुभवों का सिद्धांत। किसका, प्रत्यक्ष अनुभवों का सिद्धांत, यानी हर एक विषय वस्तु को पर्यटन पर जाकर के विद्यार्थी देख करके सीखेंगे तो वह सिद्धांत कौन सा होगा, प्रत्यक्ष अनुभवों का सिद्धांत होगा। एक सिद्धांत आपका होगा अवलोकन व निरीक्षण का सिद्धांत, अवलोकन व निरीक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो हर एक चीज को आप अवलोकन करेंगे, यानी देख करके सीखेंगे और निरीक्षण करके सीखेंगे। तो जहां पर अवलोकन और निरीक्षण किया जाता है जिस विधि में, वह सिद्धांत कौन सा होता है, अवलोकन और निरीक्षण का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने पर्यटन विधि के सिद्धांतों के बारे में बात की, जिनको हमने मुख्य आपको सिद्धांत लिखवा दिए। अब हम बात करेंगे पर्यटन विधि के प्रकारों की। पर्यटन विधि के दोस्तों, पर्यटन विधि के प्रकार कितने होते हैं इनकी बात करेंगे। प्रकार आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, पर्यटन विधि के 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका पर्यटन विधि का प्रकार है भौगोलिक पर्यटन। कौन सा पर्यटन, भौगोलिक। अब भौगोलिक पर्यटन की बात करें दोस्तों तो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित आप जहां घूमने फिरने जाएंगे वो आपका क्या होगा, भौगोलिक पर्यटन होगा। जिस प्रकार सम के दौरे देखने के लिए गए तो वहाँ आपका क्या हुआ, भौगोलिक पर्यटन हुआ। एक आपका होता है ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन की दोस्तों बात करें तो इतिहास से संबंधित जो भी विषय वस्तु है उनको देखने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, ऐतिहासिक पर्यटन। यानी आप दुर्ग देखने के लिए गए जैसलमेर का तो वहाँ आपका क्या हुआ, ऐतिहासिक पर्यटन हुआ। आगे बात करें तो एक आपका होता है आर्थिक पर्यटन। क्या होता है, आर्थिक पर्यटन। अब आप कहीं भी
अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी लेने के लिए घूमने फिरने जाएंगे तो वहां पर आपका क्या होगा, आर्थिक पर्यटन होगा। और एक आपका होता है सामाजिक पर्यटन। सामाजिक पर्यटन की बात करें दोस्तों तो जहां पर आप कहीं भी समाज के बारे में और जो हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी पाने के लिए जहां भ्रमण करेंगे वहां आपका क्या होगा, सामाजिक पर्यटन होगा। आगे 5 नंबर की बात करें तो मानवीय पर्यटन। क्या होता है, मानवीय पर्यटन। आपके मन में आ गया कि हमें तो क्या जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है और उनको वेस्ट इंडीज के लोगों को देखना है, उनकी मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में जानना है, उनकी मानवीय व्यवस्था के बारे में जानना है, तो वहाँ आपका कौन सा होगा, मानवीय पर्यटन होगा। आगे हम बात करें 6 नंबर की तो 6 नंबर आपका है सामुदायिक पर्यटन। सामुदायिक पर्यटन, सामुदायिक पर्यटन की बात करें तो दोस्तों आप जो समुदाय विशेष से संबंधित घूमने फिरने जाएंगे, समुदाय विशेष की जानकारी पाएं। जैसे आप जाएं तो आप कहते मेघालय की खासी और गौरी पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति के बारे में जानने के लिए जाए आप, तो वहाँ आपका क्या होगा, सामुदायिक पर्यटन होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने पर्यटन के प्रकारों की बात कर ली। आपकी पर्यटन विधि कंप्लीट हो गई। बिल्कुल हमने पर्यटन के प्रकार देख लिए, चरण देख लिए, गुण देख ली, कमियां देख ली, इनके उद्देश्य देख ली और इनके मुख्य मुख्य तथ्य देख ली। तो दोस्तों लगातार रूप से हमारे साथ आप जुड़े रहे। हम इसी प्रकार सरल और साधारण उदाहरणों के माध्यम से, एकदम सरल भाषा के माध्यम से संपूर्ण शिक्षण विद्या यानी 40 से 45 शिक्षण विद्या पढ़ेंगे, जो रीट के एग्जाम के समय आप लगभग 2 या 3 घंटे के अंदर रिविजन कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट को अलग से खंगालने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पर भी जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी किताब के अंदर जाकर के आप देख लीजिए कि इतनी विस्तार से आपको शिक्षण विद्या मिल जाए तो हमें बता दीजिए कि सर वहाँ पर हमें इतनी विस्तार से शिक्षण विद्या मिली है। तो दोस्तों आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।